एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एंट्स जैसे दिखने वाले मोस्टर से लड़ रहे होते हैं। पर वो मोस्टर्स उन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। उन मोस्टर से लड़ते हुए काफी लोग घायल भी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर 3 लोग और आते हैं और सभी को बचा लेते हैं। उन तीनों में से एक हीलिंग मैजिक का यूज करके घायलों की मदद करता है और बाकी 2 लोग उन मोस्टर से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। दरअसल ये तीनों एस रैंक के हंटर्स होते हैं। इस रैंकिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर वहाँ पर और भी मोस्टर्स आ जाते हैं और फिर बहुत से लोगों को उन मोस्टर से लड़ते हुए दिखाया जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले अचानक से बहुत से पोर्टल्स ओपन होने लगे जिनमें से मोस्टर्स निकले और उन्हें जादुई राक्षस कहा जाने लगा। इन मोस्टर्स पर नॉर्मल वेपन्स का कोई असर नहीं होता था और जो लोग इन मोस्टर्स से लड़ने के काबिल बन पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा और उनकी पावर के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक्स में बांट दिया गया, जैसे S, A, B, C, D एंड E, जिनमें से सबसे पावरफुल एस रैंक है और एक बार ये पावर जाग जाती है तो इससे ज़्यादा पावर हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पर शहर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक डी रैंक का पोर्टल या डंजन ओपन हो रखा होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। वहाँ पार्क नाम का एक हंटर आता है और उसके एक दोस्त से मिलता है। तभी वहाँ स्टोरी का मेन कैरेक्टर संग जिनवू आता है। जिनवू के वहाँ आने पर सभी लोग उससे उसका हालचाल पूछने लगते हैं। तभी पार्क उसके दोस्त से पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है, जिस पर किम बताता है कि नहीं, बल्कि ये तो यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है जो कि ई रैंक की मामूली लड़ाई से ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जिनवू उनकी बातें सुन लेता है लेकिन उसे भी पता था कि ये सब सच है। जिनवू वहाँ पर जूही नाम के एक बी रैंक हीलर से मिलता है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पे जा चुका होता है। जिनवू जूही को बताता है कि पिछले ई रैंक मिशन में वो अकेला पूरी तरह से घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि बाकी सारे हाई रैंक के हंटर्स थे तो उन्हें ई रैंक मिशन में हीलर की जरूरत ही नहीं थी। ये सुनकर जूही को बुरा लगा। इसके बाद डंजन में जाने के लिए सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। सॉन्ग नाम का एक आदमी इस मिशन पर कैप्टन होता है बिकॉज वहाँ मौजूद सभी हंटर्स में उसकी रैंक सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल में जाने लगते हैं। जिनवू के पास पैसे ना होने की वजह से उसके पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू ही होता है जिसे लेकर वो भी डंजन में चला जाता है। फिर हमें हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाए। असल में मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इन्हीं को बेचकर पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू ने काफी मुश्किल से एक ई रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया होता है जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है। पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर अटैक कर देता है। जिनवू भी उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है पर उसका चाकू टूट जाता है। तभी मॉन्स्टर जिनवू को घायल कर देता है लेकिन तभी पार्क वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और जिनवू को बचा लेता है। लेकिन जिनवू बुरी तरह से घायल हो चुका था और फिर जूही जिनवू के पास आती है और उसे हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी सब तो बहुत आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते। ये देखकर जिनवू को बहुत बुरा लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने पर और भी ज़्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिससे और भी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं। हालांकि डंजन में खुदाई करने पर माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं पर वो मैजिक जेम जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज़ करके एक नए एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करना चाहती है क्योंकि ये बहुत नेचर फ्रेंडली और काफ़ी सस्ते भी है। इधर डंजन में हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था लेकिन उन्हें वहाँ पर ज़्यादा जेम्स नहीं मिले जिससे उनकी ज़्यादा कमाई नहीं होगी। और वहीं जिनवू के पास तो सिर्फ एक ई रैंक का जेम था जो कि बहुत सस्ता था। तभी जूही जिनवू से पूछती है कि आखिर वो हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा। तभी उन लोगों को वहाँ एक सुरंग दिखाई देती है, यानी डंजन के अंदर एक और डंजन। कैप्टन बताता है कि उन्हें इस बारे में हंटर्स एसोसिएशन को बताना चाहिए लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अंदर जाना चाहिए ताकि उन्हें और भी जेम्स मिल सके। फिर कैप्टन इस बात का फैसला वोट से करता है। 6 लोग हाँ करते हैं और 6 लोग ना। आखिरी में जिनवू ही बचता है। जिनवू के डैड लापता थे, उसकी मॉम बीमार थी और उसे उसकी बहन के कॉलेज के लिए पैसे जमा करने थे।
उनके घर में कमाने वाला वो अकेला ही था, इसलिए जिन्वू को भी अंदर जाने के लिए हाँ करना पड़ा ताकि उसे और पैसे मिल सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले सभी को एक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर के अकॉर्डिंग इन्हें रैंक प्रोवाइड की जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है। वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि टैलेंट देखकर ही हंटर्स को हायर किया जाए, ना कि एज या जेंडर। उनकी गिल्ड में चा हाइन नाम की एक हंटर बहुत टैलेंटेड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं चा हाइन ही थी, जो कि एक एस रैंक की हंटर है। हाइन उन चोरों से पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। हाइन बहुत ही सुंदर थी, एकदम एनीमे वाइफू टाइप। हाइन बहुत फेमस भी थी, जिससे उसके आसपास बहुत भीड़ जमा हो जाती है। इससे हाइन शर्मा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हंटर्स गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। जिन्वू जूही से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से भी जूही को अंदर आना पड़ा। जूही उसे डांटते हुए कहती है अभी अभी वो मरते हुए बचा है, अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो वो अब तक मर चुका होता, फिर भी तुमने अंदर आने का फैसला किया। जूही कहती है कि वो माफ़ी के लिए उसे डेट पर लेकर जा सकता है। तभी वो सब सुरंग के आखिर में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बड़ा दरवाज़ा मिलता है, जिसे खोलकर वो सभी अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि हंटर्स बनना बहुत रिस्की काम है, कोई नहीं जानता कि डंजन में क्या हो सकता है। हंटर्स को जिंदा रहने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। वहीं डंजन में दरवाजा खोलकर सभी हंटर्स एक बड़े से कमरे में आते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टेचूज होते हैं जो कि बहुत पुराने लग रहे होते हैं। कमरे के बीच में एक सबसे बड़ा स्टेचू होता है जो कि एक सिंहासन यानी थ्रोन के ऊपर बैठा था। कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। कमरे के बीच में एक मैजिक सर्किल होता है और वहाँ एक स्टेचू पर कुछ लिखा होता है। कैप्टन उसे पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए, और जो इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने स्टेचू की आंखें हिलती हुई देखी है। तभी कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और सभी लोग वहाँ फंस चुके हैं। तभी एक हंटर बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजे के पास वाला स्टेचू उस आदमी को काट कर वही मार देता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ के स्टेचूज जिंदा है, और जिन्वू समझ जाता है कि जूही ने सच में स्टेचू की आंखें हिलती हुई देखी है। जिन्वू सोचता है कि डी रैंक का हंटर इतनी आसानी से मारा गया तो उसका क्या होगा। तभी जिन्वू मुड़कर उस बड़े स्टेचू को देखता है और वह स्टेचू भी जिंदा था। जिन्वू सोचता है कि वो पहले भी काफ़ी बुरी सिचुएशंस में फंस चुका था। वो अपने पहले मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था और एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने उसे घायल कर दिया था, जिससे वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। और एक बार तो वो भूल भुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना ही उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इतनी खतरनाक जॉब करके भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, पर जिंदा रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता था। उसके आसपास क्या चल रहा है वो उसे बारीकी से ऑब्जर्व कर पाता है। जिन्वू ये सब सोच ही रहा होता है तभी उस स्टेचू की आंखें लाल हो जाती है। जिन्वू सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी उस स्टेचू की आंखों से आग निकलने लगती है, जिससे कुछ हंटर तो वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं, पर जिन्वू की वजह से बाकी सब बच जाते हैं। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। जिन्वू सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, मतलब वो सब भी मारे जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको इस एनीमे सीरीज का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और आने वाले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।